अब हम देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो उच्चारण स्थान स्वरों का होता है। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ए, ओ, ओ। ठीक है। अब इतने स्वरों को हम बोलते हैं। जब इन स्वरों को बोलते हैं तो कुछ तो ऐसा होगा जहां से ये निकल कर आते होंगे, है ना। हमारे शरीर के किसी अंग की सहायता से इनका उच्चारण होता होगा, तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो हम उनको ही पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं भाई? छोटा आ बड़ा आ मिलकर निकलते हैं कंठ से। कंठ कहाँ होता है? जहां हमारा बाहर की तरफ गला है, ये गला है बाहर की तरफ, जहाँ पे ये हड्डी चमकती है। ऐसे ही अंदर की तरफ जो हिस्सा होता है ऐसी जगह पर, उसको कंठ कहा जाता है। ठीक है। फिर आते हैं ई और ई पर। इसको ये निकलते हैं तालू से। अब कहोगे तालू कहाँ पे होता है? तो कंठ के थोड़ा सा ऊपर, देखा विक्स के ऐड में दिखाते हैं वो लटकता हुआ कुछ, है ना, उसको बोला जाता है तालू। तो ई और ई तालू से निकलते हैं। इससे मिल लो पहले आप। ये निकलता है मूर्धा से टकराकर। किससे टकराकर? मूर्धा। कंठ से आ गया तालू, तालू से मूर्धा, मूर्धा से मूर्धा से ये ओष्ठ। देखा था, हमारे होठ वृत्त के समान हो जाते थे इनको बोलते समय। अब बचते हैं ये ए ऐ ओ औ। तो इनका उपयोग आपने देखा था? कैसे देखा था? कि इनको हमने कहीं ना कहीं से जोड़ जोड़ के बनाया। ठीक है। अब ए और ऐ को किस किस से जोड़ के बनाया आपने? छोटा आ धन छोटा ऊ, ई ई ई। छोटा आ धन छोटी ई। इन दोनों को किससे जोड़ के बनाया? छोटा आ धन छोटा ऊ। जब आ को देखा जाए तो कहाँ से निकलता है? कंठ से। ई को देखा जाए तो कहाँ से निकल रही है भाई? तालू से। तो ये वाले वर्ड कहलाते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। तो ए आई कंठ तालव्य से। फिर आते हैं, देखो आ निकला कंठ से और ऊ किससे निकला? ओष्ठ से। तो इसको हम कहते हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। ठीक है। अब इनका नाम ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बने हैं। तो पहला स्वर कंठ का होता है, दूसरा स्वर तालु का होता है। तो कंठ तालव्य हो गया, इसकी वजह से कंठ, इसकी वजह से तालु, तो कंठ तालव्य। तो ए और ए दोनों कंठ तालव्य से निकल कर आते हैं। ओ और ओ कहां से निकल कर आते हैं? तो ये कंठोष्ठ से निकल कर आते हैं, क्योंकि छोटा आ कंठ से निकलता है और छोटा ऊ ओष्ठ से निकलता है। तो ये ओ और औ कंठोष्ठ से निकलते हैं। ए और ऐ कंठ तालव्य से निकलते हैं, जैसे ई मूर्धा से निकलता है। उ और ऊ ओष्ठ से, ई और ई तालु से, अ और आ कंठ से। ठीक है। अब देखना, सबसे पहले सबसे भीतर जाओ इधर। ठीक है। इसके पीछे मतलब अंदर की साइड, तो ये कंठ कहलाएगा। ठीक है। इसके जैसे ऊपर आओगे इस जगह पे, तो यहाँ पर तालु लटक रहा होगा, वो तालु हो गया। अब इसके और ऊपर आओगे तो हमारी जो जीव है, जीव की जो ऊपर वाला हिस्सा है, जीव की जो छत है, ऊपर वाला हिस्सा है, उसको बोला जाता है मूर्धा। तो ये देखो, ये मूर्धा से आ गया ये ऋषि। ठीक है। मूर्धा के बाद अब बाहर निकलेगा शब्द, कोई भी स्वर कोई भी व्यंजन बाहर निकलेगा, तो ये ओष्ठ। तो ये ओष्ठ से निकलने वाले आ गए। तो यहाँ पर कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ चार प्रकार के आ गए। अब क्या होता है कि इन्हीं कंठ तालु और ओष्ठ से मिलजुल कर बनाए गए ये और ये। तो जब कंठ और तालु से मिलकर बनाए गए ये दोनों, तो कंठ तालव्य। और जब कंठ और ओष्ठ से मिलकर बनाए गए ये दोनों शब्द, तो कंठोष्ठ कहलाए। ठीक है। तो स्वरों का उच्चारण स्थान क्या क्या होगा? देखो, स्वरों का उच्चारण स्थान पूछा जाता है। स्वरों का उच्चारण स्थान पूछा जाता है कि भाई स्वर कहाँ कहाँ से निकलते हैं, स्वर के किस अंग से निकलते हैं। तो ऑप्शन में होगा, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कंठोष्ठ से निकलने वाले स्वर कौन कौन से हैं, कंठोष्ठ से निकलने वाले स्वर कौन कौन से हैं। तो ध्यान करना पड़ेगा, कंठ से यहाँ से कौन सा निकल रहा है? सबसे छोटा।
जो स्वर शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होगा, फिर इससे आगे, फिर इससे आगे, फिर इससे आगे, फिर इससे आगे। तो शुरू कहाँ से होता है स्वर? छोटे यहाँ से, तो कंठ से छोटा। अब ओष्ठ तक आना है, ओष्ठ तक। ओष्ठ का आकार कैसा होता है? बोलते समय गोल होता है। गोल किसके लिए होता है? ऊ और ओ के लिए। तो यहाँ पर जो निकलेगा वो ऊ से निकलेगा, यानी ओष्ठ से निकलेगा। तो कंठ से और ओष्ठ से निकलने वाले कंठोष्ठ होंगे। यहाँ से कंठ से निकला छोटा आ, बड़ा आ, और ओष्ठ से निकला कौन सा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो कंठोष्ठ को जब मिलाएंगे, कंठ को और ओष्ठ के स्वरों को, तो क्या बनेगा? छोटा आ और छोटा ऊ से मिलाकर ओ बनेगा या ओ बनेगा। ठीक है, तो कंठोष्ठ वाले कहलाएंगे ओ और ओ। समझ गए गल्लानू? अब जान लो भाई इनकी मात्राएं। क्या जान लो? इनकी मात्राएं। छोटे आ को कछू नहीं, बड़े आ को डंडा। छोटी ई के बाएं से, बड़ी ई के दाएं से। छोटा ऊ घूमेगा, इसका जो एरिया होगा, कोना जो होगा, वो कोना जाएगा बाईं तरफ। ठीक है, बड़े ऊ का जो कोना होगा वो जाएगा दाईं तरफ, नीचे की तरफ। ये जाएगा ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो इसी में क्या बनेगा? रा पे छोटी की मात्रा। और 6 7। ठीक है, ए में स रेखा के ऊपर एक मात्रा ऐसे बनती है, स रेखा के ऊपर 2 मात्रा। ओ से बनती है स रेखा और खड़ी पाई के ऊपर 1 मात्रा। ओ से बनती है स रेखा और खड़ी पाई के ऊपर 2 मात्रा। इस प्रकार से बन जाती है ये मात्राएं। ठीक है, तो इनकी मात्रा ध्यान रखना भाई, पूछी तो नहीं जाती लेकिन जानकारी के लिए आपके पास होना चाहिए कि ऐसे से इनकी मात्राएं बनती हैं। अब स्वरों को और किस प्रकार से बांटा गया है, किस प्रकार से इनको कहा गया है कि भाई ये स्वर इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। तो स्वरों को और भी तो बढ़ गया, श्रेणी दी गई होंगी, तो उन्हीं श्रेणियों में और देखते हैं आगे। अब ध्यान रखना, जब स्वर की बात आएगी तो स्वर को संयुक्त स्वर की श्रेणी में रखा गया है। अल्प प्राण की श्रेणी में रखा गया है। सघोष या अघोष में, सघोष या घोष की श्रेणी में रखा गया। नासिक की श्रेणी में रखा गया है, नासिक। और आगत की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपके स्वर पूरे खत्म होते हैं यहाँ पर आके। ठीक है, अब आगे बस आपको सीखना है व्यंजन। व्यंजन कैसे, कहाँ, कब। तो पहले ही समझ जाओ कि भाई जो अभी तक समझा दिया वो ठीक था। अब उसके आगे ये चलेगा अर्धस्वर। अर्धस्वर 2 होते हैं, या और वा, जिनको इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर आते हैं स्वर का उच्चारण स्थान। तो स्वर का उच्चारण स्थान होता है 4 प्रकार से: कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। तो कंठ में ये 2 आ, तालु में 2 ई, ओष्ठ में 2 ऊ, और मूर्धा में ऋषि। ए और ए कंठ तालव्य, ओ और ओ कंठोष्ठ। ठीक है, इनकी मात्राएं की बात की जाए तो ये इनकी मात्राएं होती हैं, पूरी मात्रा लिखा दी गई है। फिर आता है यहाँ पर, जब मात्रा अगर और लिखना चाहो तो मात्रा तो इनके अलावा और भी हो जाती है भाई। एक मात्रा ये हो गई, एक मात्रा ये हो गई, एक मात्रा ये हो गई, और एक मात्रा ये हो गई। ये भी तो मात्राएं हैं और स्वर की मात्राएं हैं, स्वर में इस्तेमाल करने को मिलती हैं। तो आती है इनकी श्रेणी। तो इनकी श्रेणी को किस किस श्रेणी में रखा गया स्वरों को? तो संयुक्त स्वर कहा गया, जैसे संधि स्वर, संयुक्त स्वर। अल्प प्राण में इसको रखा जाएगा, सघोष या घोष में रखा जाएगा,
नासिक के स्वर ये होते हैं और आगत स्वर भी होते हैं। नासिक के स्वर कौन सा होगा? ये वाला, ये नासिक के स्वर होगा, जिसमें अनुसार लगा है वो होगा नासिक्य स्वर, और जिसमें ये लगा है वो होगा आगत स्वर। ठीक है, घोष, सघोष, अल्पप्राण ये आपको आगे व्यंजन में पढ़ने को मिलेगा, तो आप सीख जाओगे कि घोष क्या होता है, अल्पप्राण क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके स्वरों की तो वही समाप्ति हो गई। अब आगे जो हम शुरू करेंगे वो होगा व्यंजन। ठीक, तो अब व्यंजन को पढ़ने के लिए हम अगली क्लास में चलेंगे, और तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आगे की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मतलब जानने पहचानने वालों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी हिंदी को अच्छी तरह से सीख सकें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और टाटा बाय बाय। वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। खत्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। एक लाइक, भाई लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे। क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसको जय हिंद, जय भारत, और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, हाथ जोड़ के विनती है।